चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है जिसका नाम है टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। अब खुद ही दिमाग में सोच के देखें, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होगी या ज्यादा? ये तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कभी हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आपने अपने घरों में मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, कभी वो कुकर पे दाल पकाना चाहती है तो, और कभी गैस को कम रखे तो क्या होगा, और कभी गैस की स्पीड ज़्यादा कर दी तो क्या होगा। कभी गैस की स्पीड ज़्यादा की जाए तो कुकर में रखी हुई दाल जल्दी पक जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही इंक्रीज होती है, इसमें कोई डायलेमा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होगी, दिमाग में बिठा ले। तो यहाँ पर टेम्परेचर पर हमने कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर rate of reaction also increases। पर क्वेश्चन ये उठता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाए तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला है कि कभी आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, और बहुत से टाइम रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 या 2.25 भी हो जाती है। मतलब कभी आपने 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला है विद द इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, rate of reaction increases to 2.25 times। यहां पर मैं वर्ड लिखना चाहूंगा नियरली। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करवाना है तो आप क्या करें, सिंपली सी जो आपकी रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है तो आप उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। मतलब उस रिएक्शन को आप 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर करवा दें। जैसे ही आप उस रिएक्शन को 60 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे तो आपकी रिएक्शन तेजी से होने लगेगी। वो भी कितना तेजी से? 2 टाइम्स। पर यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है नियरली। नियरली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं है। कभी कभी रिएक्शन की स्पीड जो है वो 2.5 हो जाती है, कभी 2 हो जाती है, कभी 1.8 हो जाती है, 1.9 हो जाती है। तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को दूर करने के लिए, हाँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अप्रोक्सीमेशन, ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो एक्यूरेट मेथड क्या है? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्डिनस। कहीं आपने 11th क्लास में इसका नाम भी सुना होगा, एसिड बेस के चैप्टर में आर्डिनस। इस आर्डिनस साइंटिस्ट ने क्या बताया? इसने फॉर्मूला दे डाला, उस फॉर्मूले में सब कुछ सामने आता है। तो यहाँ पर आर्डिनस इक्वेशन एक नाम आ रहा है जो कि नया नाम है, और पर आगे चल के इस नाम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्डिनस नाम का एक साइंटिस्ट है या केमिस्ट कहे, आर्डिनस ने क्या एक फॉर्मूला दिया। एक्चुअली फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने ये देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस कभी टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 या 1.8 भी हो रही है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है, और आजकल साइंस इतना तेज हो चुका है कि हम अप्रोक्सीमेशन पर डिपेंड नहीं करते। कभी सब चीज़ अप्रोक्सीमेशन में चलती रही तो हम में बहुत कमी उजागर हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट हमेशा एक फॉर्मूले की खोज करते रहते हैं। तो आर्डिनस उन्हीं में से एक है। आर्डिनस ने एक फॉर्मूले की खोज की। ये फॉर्मूला जो है वो है K इक्वल्स टू A
e⁻ अपॉन RT। अब क्वेश्चन ये उठता है K क्या है, A क्या है, EA क्या है, RT क्या है। तो यहाँ पर K जो है वो रेट कांस्टेंट है जिसके बारे में आपको नहीं पता। K जो है वो है रेट कांस्टेंट है, A जो है वो आर्डिनेस फैक्टर है, A जो है आर्डिनेस फैक्टर है, E क्या है एक्सपोनेंशियल है, और EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है गैस कांस्टेंट, R जो है वो है गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। हमें इसके 3 लेक्चर देने होंगे सिर्फ आर्डिनेंस इक्वेशन पे। आर्डिनेंस इक्वेशन क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, इसके अंदर K क्या है, A क्या है, EA क्या है, R क्या है, T क्या है। अभी फिलहाल हमें कुछ नहीं पता और मैं अभी बताना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि जब समय आएगा तभी उसका मीनिंग समझ में आएगा। अभी हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और आप कभी 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 गुना हो जाती है। आपकी एनसीईआरटी में 2 टाइम्स लिखा हुआ है, पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे हैं एनसीईआरटी के जिसमें ये वैल्यू 2.5 भी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 to 2.5 टाइम्स बोल रहा हूँ। तो टेम्परेचर में हमने एक कंक्लूजन निकाला, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यहाँ पर हम इसे इतना ही पढ़ते हैं और 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कैटेलिस्ट। इसका नाम है कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है पहले वहां से शुरू करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज भी। पर हम इस चैप्टर में सिर्फ क्या करना चाहते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, इंक्रीज के बारे में, ना कि किसके बारे में बात करेंगे, डिक्रीज के बारे में। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को हम इस चैप्टर में बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम किसका होता है, कैटलिस्ट का। पर कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ा देता है। मान लो जो रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है तो कैटलिस्ट कुछ ऐसा क्या करता है जो रिएक्शन को 10 मिनट में ही करवा देता है। तो कैटलिस्ट में कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। तो कैटलिस्ट करता क्या है तो देखते हैं कैटलिस्ट आखिर करता क्या है। कैटलिस्ट प्रोवाइड an alternating path from reactant to product। मतलब एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के बीच का एक अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड करता है। अल्टरनेटिंग मतलब शॉर्टकट पाथ। मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने में एक बड़ा सा पाथ है, रास्ता बहुत बड़ा है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस बड़े रास्ते को छोटा कर देता है और एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन, मान लीजिए रिएक्टेंट इस जगह है, प्रोडक्ट इस जगह है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के पास पहुंचना है, तो नॉर्मल रिएक्शन में रिएक्टेंट इस जगह जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। पर कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा। कैसे, शॉर्टकट बना के। शॉर्टकट ऐसा भी हो सकता है या और छोटा पाथ भी हो सकता है। तो ये आखिर करता क्या है, तो कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। कैसे, कैटलिस्ट जो है एक नाम है, इट लोअर्स द, एक नाम है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो मैं यहां पर ये नाम लिख रहा हूं, सॉरी। अब हम
इसको थोड़ा समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए मैं ग्राफ से समझाता हूं। मान लो ये एनर्जी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? एनर्जी का। और मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है इस पोजीशन पे और ये है प्रोडक्ट इस पोजीशन पे। अब रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक पाथ फॉलो होगा। तो पाथ जो होता है जनरली हर रिएक्शन का वो इस तरह से होता है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट इस पाथ को प्रोवाइड करेगा और ये पाथ को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइम जो एनर्जी होगी इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कब की है? विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आखिर करता क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का पाथ छोटा कर देता है। ये जो ग्राफ है वो कब का है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो एक बड़े से पहाड़ को चढ़ के उतर रहा है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी तब की है जब कैटलिस्ट को आपने यूज नहीं किया है। तो ये कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच छोटा पाथ प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच कन्वर्ट हो रहा है तो एक बड़े से पहाड़ को चढ़ के उतर रहा है। पर यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच बनने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच पाथ जो है वो छोटा है। मतलब कैटलिस्ट आखिर करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के पाथ को छोटा कर देता है। तो आज हमने कैटलिस्ट भी पढ़ लिया और आज हमने टेम्परेचर को भी कंप्लीट कर लिया और आज हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग एक कॉपी ले लें और उस कॉपी में हमारे नोट्स को लिखते जाएं, जिससे आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आपको जो बातें समझ नहीं आ रही है वो डबल समझ में आने लगेगी। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम रेट लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर ले, कॉपी में प्रॉपर कॉपी बनाएं, क्योंकि आपके लिखे हुए खुद के लिखे हुए नोट्स बहुत ही अनमोल होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जब भी मुझे कोई सर पढ़ाते थे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता था और अच्छे से बनाता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने नोट्स को बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो आज हम यहाँ पे विदा लेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।